तो शुरू करते हैं फिर अपनी क्लास के साथ। आज अपन देखते हैं कि मैग्नेटिज्म एंड मैटर के अंदर और आगे क्या पढ़ना। हम लोगों ने पिछली क्लासेस तक क्या देखा था? हम लोगों ने पिछली क्लासेस तक डिक्लिनेशन पढ़ चुके हैं, हम एंगल ऑफ डिप पढ़ चुके हैं, हमने मैग्नेटिक मेरिडियन, ज्योग्राफिकल मेरिडियन, हमने इसकी बात की कि भाई एक प्रॉपर्टी होती है मैग्नेट के पास जिससे मैं उसको अगर फ्रीली सस्पेंड कर दूं तो वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में खुद को अलाइन कर लेता है। ठीक है, उसके बाद हमने ये देखा कि जैसे ही एक मैग्नेट को या जैसे ही एक मैग्नेटिक नीडल को किसी एक्सटर्नल फील्ड से निकाला जाता है बाहर, तो वो अपनी जगह से ऑसिलेट करती है। उसका टाइम पीरियड अपन ने निकाला था। ठीक है, तो काफी सारी चीजें अपन इस चैप्टर के अंदर अभी कर चुके हैं। आज का हमारा टारगेट रहेगा मैग्नेटोस्टैटिक्स प्रॉपर्ली स्टार्ट करना। अब मैग्नेटोस्टैटिक्स प्रॉपर्ली स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हें एक चीज बताना चाहता हूँ कि कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है। कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमें बताता है कि भाई अगर if there are two different charges and they are separated by some distance, if there are two different charges which are separated by some distance, ये लो मैंने दो चार्जेस बनाए Q1 and Q2 और इनको मैंने सेपरेट कर दिया दो डिस्टेंस, ये लो R डिस्टेंस, तो इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स भी लग सकता है, इनके बीच में रिपल्सिव फोर्स भी लग सकता है। इसके बारे में आइडिया में कौन देता है? कूलम्ब देता है। कौन से लॉ से? कूलम्ब्स लॉ से। एंड वहां से हमें वैल्यू मिलती है द फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर R कैप। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला निकल के आता है। ये तो वेक्टर फॉर्म में हो गया। अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें तो K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर फॉर्मूला होगा। ये बात लेकिन जो हो रही है, बेटा सबको वीडियो क्लियर तो है ना? फटाफट बताएंगे। क्या सबको वीडियो क्लियर है कि नहीं? हैंड रेज करके बता दो। दिखना चाहिए सबको, उल्टा तो नहीं दिख रहा है? अनम्यूट करके बताइए। तन्मय? नो सर, सही है। सही है, चलो ठीक है। तो K Q1 Q2 upon R square, this was the formula was for force if we want to determine the value of force between any two charges। ये तो बात हो गई चार्जेस की, लेकिन क्या हम इस चैप्टर में चार्जेस की बात कर रहे हैं? नहीं। क्या हम इस चैप्टर के अंदर चार्जेस के बीच में फोर्स निकालना चाहते हैं? नहीं, वो तो सीख चुके हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। तो सर इसमें क्या करेंगे? इसमें हम मैग्नेटिक पोल्स के बारे में बात करें। अब एक मैग्नेट के बारे में अगर बात की जाए, ये पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था, दिस इज अ मैग्नेट एंड इस मैग्नेट का एक नॉर्थ पोल होगा, एक साउथ पोल होगा। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि हमारे पास मैग्नेट का एक ही पोल आपको देखने को मिले। इसका मतलब हमेशा मैग्नेटिक डाइपोल एग्जिस्ट करता है, मैग्नेटिक मोनोपोल कभी एग्जिस्ट नहीं करता। तो यहाँ पर मैं एक चीज लिखने जाऊंगा, दिस इज नोन एज द मैग्नेटिक डाइपोल। दिस इज नोन एज द मैग्नेटिक डाइपोल। अब याद करो, डाइपोल मोमेंट पिछले चैप्टर में निकाल चुका हूं। एम से मैंने एम वेक्टर से इसको डिनोट किया था एंड इसकी वैल्यू क्या थी? करंट इनटू एरिया का स्क्वायर, सॉरी करंट इनटू एरिया। याद आ रहा है? सिंपल सीधी सी बात। लेकिन जब हम इसी चीज को एक्सप्लेन करते हैं फॉर ए मैग्नेट, तो यहाँ पर करंट तो है ही नहीं, करंट की हेल्प से तो एक्सप्लेन करेंगे नहीं। हम यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे विद द हेल्प ऑफ पोल स्ट्रेंथ, विद द हेल्प ऑफ पोल स्ट्रेंथ। अब मैं मान लेता हूं लेट स्मॉल m be the pole strength of magnet। क्या मान लेते हैं? मैग्नेट का पोल स्ट्रेंथ कितना है? स्मॉल m है। अगर स्मॉल m पोल स्ट्रेंथ है तो मैं लिखूंगा स्मॉल m इंटू 2l। ये 2l क्या है? तो सर यहां से ये मैग्नेटिक पोल और ये मैग्नेटिक पोल, इन मैग्नेटिक पोल्स के बीच का इफेक्टिव लेंथ जो है उसी को 2l कहेंगे। मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन यहां से फिर आता है कि क्या सर ऐसा चीज पहले कभी देखी थी क्या? तो बिल्कुल देखी है। कहां देखी है? तो ये चीज हमने देखी है इलेक्ट्रिक डाइपोल में। कहां देखी है? इलेक्ट्रिक डाइपोल में।
कोई हमसे पूछे व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक डाइपोल, आप बोलोगे सर दो इक्वल चार्जेस सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस ऑपोजिट इन नेचर। मैग्नेटिक डाइपोल को आप क्या बोलोगे, दो ऑपोजिट पोल्स, टू ऑपोजिट पोल्स सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। वहां पर हम चार्ज इनटू डिस्टेंस करते थे बीच का, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट निकलता था। यहाँ मैग्नेटिक डाइपोल निकालना चाहते हैं तो हम मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाइड बाय क्या कर देते हैं, बीच का जो सेपरेशन है, बीच की जो इफेक्टिव लेंथ है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये चीज, याद रखनी है, बहुत ही बेसिक चीज है, यू हैव टू रिमेंबर दिस। ठीक है, मैग्नेटिक पोल्स क्या होते हैं, मैग्नेटिक पोल्स हो गए नॉर्थ और साउथ। क्या ये कभी इंडिविजुअली एग्जिस्ट करेंगे, आपका आंसर होगा नहीं सर। अब देखिए हम जानते हैं मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है इसकी यूनिट होती है एम्पियर मीटर स्क्वायर। ये तो लेंथ है, दैट मींस इसकी यूनिट क्या होगी, मीटर होगी। तो यहां से पोल स्ट्रेंथ की यूनिट अगर मुझे निकालनी पड़े तो पोल स्ट्रेंथ की जो यूनिट बनेगी, दैट पोल स्ट्रेंथ यूनिट विल बी इक्वल टू एम्पियर इनटू मीटर। पोल स्ट्रेंथ की यूनिट क्या बनेगी, एम्पियर इनटू मीटर। कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं होनी चाहिए। ध्यान रखिए दो चार चीजें। सबसे पहली चीज क्या कि यहाँ पर ये जो सिमिलर स्ट्रक्चर किसके बन रहा है, डाइपोल की बन रहा है। डाइपोल में दो चार्जेस थे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। यहाँ पर दो पोल्स हैं, एक नॉर्थ एक साउथ, दोनों को सेपरेट कर दिया कुछ डिस्टेंस। पोल स्ट्रेंथ इनटू लेंथ करेंगे, इफेक्टिव लेंथ बिटवीन देम, तो मुझे क्या मिलेगा, टोटल मैग्नेटिक मोमेंट मिलेगा। पोल स्ट्रेंथ इनटू लेंथ करेंगे तो क्या मिलेगा, टोटल मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट का यूनिट एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है, ये मीटर है तो यहाँ से पोल स्ट्रेंथ का यूनिट क्या आ जाता है, एम्पियर मीटर आ जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत आसान चीज है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत ही आसान चीज है, इतना सा समझना है अपन। अब मान लीजिए मुझे निकालना है दो पोल्स के बीच में लगने वाला फोर्स। कैसे सर, आप क्या करो, नॉर्थ पोल ले आओ, एक और नॉर्थ पोल ले आओ, दोनों को पास लाओ, क्या उनके बीच में फोर्स लगता है, क्या उनके बीच में फोर्स लगता है, मैं कहूंगा बिल्कुल लगता है। तो जो उनके बीच में फोर्स लगता है उसके बारे में आइडिया हमें किसने दिया, हम बोलेंगे कुलाम ने दिया। और किस नाम से दिया, तो कुलाम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म नाम से दिया। याद करो, कुलाम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आपने पढ़ रखा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इसको हम बदल देंगे, तो इसको हम अब बदल देंगे। मान लेते हैं मेरे पास दो पोल्स हैं M1 एंड M2। So there, if there are two different poles M1 and M2 which are provided to us, separated by r distance, and we have to calculate कि भाई इनके बीच में कितना फोर्स लगता है, तो this force of magnetism will be directly proportional to the product of pole strengths, will be directly proportional to the product of pole strength and inversely proportional to the r square. Product of pole strength and inversely proportional to r square. प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे, कांस्टेंट लगाएंगे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर। So this is the magnetic force acting between any two magnets. बेटा अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला फॉर्मूला याद है ना तो ये तो बहुत आराम से हो जाए। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला फॉर्मूला अगर तुम लोगों को याद है तो ये तो कुछ भी नहीं है उसके सामने। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला फॉर्मूला Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। वहां पर जहां पर Q1 Q2 था वहां M1 M2 कर दो, जहां K था, K क्या होता है, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट की जगह हमने क्या कर दिया, म्यू नॉट कर दिया बस। बाकी सारा का सारा एग्जैक्टली सेम है, बाकी सारा का सारा एग्जैक्टली सेम है। दो पोल्स के बीच में कितना फोर्स लगेगा उसको निकालने का तरीका किसने हमें दिया, गुलाम ने हमें दिया। गुलाम ने हमें ये भी बताया कि ये जो फोर्स है ये अट्रैक्टिव भी हो सकता है, ये रिपल्सिव भी हो सकता है। तो वी कैन राइट दैट दिस कैन बी अट्रैक्टिव आल्सो एंड repulsive also. ठीक है, दिस फोर्स कैन बी अट्रैक्टिव आल्सो एंड दिस फोर्स कैन बी रिपल्सिव आल्सो। दोनों तरीके से ये फोर्स यहाँ पर एक्ट कर सकता है, याद रखना है। ठीक है, फटाफट बताइए यहाँ तक हैंड रेज करके सबको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। यस यस, फटाफट बताइए इफ इट इज क्लियर अप टू दिस पॉइंट और नॉट। कुछ नहीं है बेटा, बहुत आसान है।
बहुत आसान है, कुछ नहीं है, वो वाला फॉर्मूला याद रखना है, k/Q1Q2/r², वही चीज यहाँ पर पुट कर देना। अब हम बात करते हैं टॉर्क की, ठीक है। टॉर्क की बात करेंगे, स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के बारे में बात करेंगे। मुझे तो क्लास में ये बताओ, कौन मुझे बता सकता है व्हाट डू यू मीन बाय स्टेबल इक्विलिब्रियम एंड व्हाट डू यू मीन बाय अनस्टेबल इक्विलिब्रियम? अगेन आई एम आस्किंग, यस बताइए, स्टेबल क्या होता है, अनस्टेबल क्या होता है? वापस से मुझे कौन बताया? दीपेंद्र सिंह बताओगे स्टेबल इक्विलिब्रियम अनस्टेबल? यस दीपेंद्र। सर ये बोर्ड क्लियर नहीं आ रहा, कब से ब्लर है और आप लैग हो रहे हो कब से, हैंड रेस किया हुआ, अनम्यूट नहीं कर रहे। बेटा मैंने 2 बार ही पूछ लिया क्लास के अंदर कि सबको दिख रहा है कि नहीं, फिर से पूछता हूँ कि क्या सबको दिख रहा है ऑडियो की नहीं दिख शो करता है? ये हमारी कुछ बातें होती हैं जो याद रखनी है। बिल्कुल सही बात है, परफेक्ट आंसर है। देखिए मेरे पास मैग्नेटिक डाइपोल एक मौजूद है, मैं उसको एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्रेस करता हूँ, आप उसके बारे में देखिए क्या होता है। अब कितना टॉर्क लगता है उसकी वैल्यू तो हम जानते हैं, टॉर्क का फॉर्मूला हम लोगों ने पहले भी निकाल लिया था, टाउ बराबर m क्रॉस b। मैग्नेटिक मोमेंट क्रॉस कर किसके साथ करना है? m क्रॉस b, b क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। तो ये तो टॉर्क निकल आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैं तो देखना चाहता हूं कि क्यों ऐसा हो रहा है, तो मैंने एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बनाई। दिस इज एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। मैंने इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में एक डायपोल, मैग्नेटिक डायपोल को प्लेस कर दिया। दिस इज नॉर्थ पोल, दिस इज साउथ पोल। मजे की बात क्या है बेटा, ध्यान से लॉजिकली सोचें। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो मैं बोल सकता हूं कि पीछे क्या होगा? नॉर्थ होगा। और जहां ये मैग्नेटिक फील्ड जा रही है वहां पर क्या होगा? साउथ 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 साउथ। जहां से मैग्नेटिक फील्ड आई वहां पर नॉर्थ, जहां मैग्नेटिक फील्ड चली गई वहां पर साउथ। अब देखो नॉर्थ किसके साथ अट्रैक्शन में रहेगा? ऑब्वियसली साउथ के साथ रहेगा, तो इस पे फोर्स कहां लगेगा? आगे। तो फोर्स ऑफ मैग्नेटिज्म इस पे लगा आगे, ठीक है। ऐसे ही मैग्नेटिक फोर्स हम साउथ पोल देखेंगे तो कहां लगेगा? पीछे लगेगा। क्यों पीछे लगा? क्योंकि यार ये साउथ तो नॉर्थ के साथ अट्रैक्शन में होगा, पीछे की तरफ लगेगा, उस पे आगे लग रहा है। क्या कपल जनरेट हो रहा है? क्या इक्वल फोर्सेस जनरेट हो रहे हैं? कपल जनरेट हो रहा है इसेंट्रिसिटी पे, बिल्कुल हो रहा है। इस इसेंट्रिसिटी के कारण ये अब यहाँ पर रोटेट करना शुरू कर देगा। कितने से करेगा? तो ये लोग कितने से करेगा? क्या याद रखना है? जिस तरीके से पॉजिटिव चार्ज होता था, ध्यान से देखो, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की सेम डायरेक्शन में जाता है, उसी तरीके से नॉर्थ पोल मैग्नेटिक फील्ड की सेम डायरेक्शन में जाता है। तो अगर वो वाला चैप्टर याद है तो इसमें क्या मुश्किल है? बहुत आसान है। अगर नेगेटिव चार्ज को देखूं तो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑपोजिट में आता था। साउथ पोल को देखो, मैग्नेटिक फील्ड की कहां आ रहा है? ऑपोजिट में जा रहा है, जिसके कारण ये ऐसा क्लॉकवाइज रोटेशन देने की कोशिश की जा रही है। दिस इज व्हाट टाइप ऑफ अरेंजमेंट? ये एक अरेंजमेंट कैसा हो गया? ये अरेंजमेंट हो गया मैग्नेटिक डाइपोल का, किसके अंदर? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, जिसके कारण उसको क्या लगा? टॉर्क लगा। टॉर्क लगा तो क्या आया? रोटेशन आया। टॉर्क लगा तो क्या लाया? रोटेशन आया, ठीक है। दो चीजें बराबर अच्छे से याद रखिए। क्या चीजें याद रखनी है? याद ये रखना है कि सर अगर आप कूलॉम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म बात कर रहे हो तो कूलॉम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, क्या इन दोनों में कोई फर्क है? क्या आप बोलना? कोई फर्क नहीं है। एक चार्जेस के बारे में बात करता है, वो भी अट्रैक्शन रिपल्शन शो करते थे। एक मैग्नेट्स के बारे में बात करता है, ये भी अट्रैक्शन रिपल्शन शो करते हैं। आप ऐसा मानिए कि जो नॉर्थ पोल है वो पॉजिटिव चार्ज है, जो साउथ पोल है वो नेगेटिव चार्ज है। सेम फॉर्मूले हैं बाकी सारे, तो आपको दिख पा रहा होगा ये एग्जैक्ट सेम फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला देखो, टाउ इज इक्वल टू एम क्रॉस बी। याद करो, डाइपोल की अगर बात करूं तो फॉर्मूला होता था टाउ इज इक्वल टू पी क्रॉस ई, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो मुझे तो सेम से दिख रहे हैं दोनों फॉर्मूले, एग्जैक्ट सेम चीजें हैं बेटा। एक चार्ज के बारे में बात की जाती है, एक मैग्नेट के बारे में बात की जा रही है, मैग्नेटिज्म के बारे में बात की जा रही है। ये अपन को समझ में आया कि टॉर्क कैसे लगा। नॉर्थ पोल पे फोर्स कहां लगेगा? इन द सेम डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। साउथ पोल पे इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, याद रखना। अब बात करते हैं स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के बारे में।
ठीक है, ये देखते हैं कि स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम डाइपोल के अंदर किस तरीके से होता है। ठीक है, किस तरीके से डाइपोल में स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम देखने को मिलेगा। तो ये मैंने देखा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को, यहां पर बना दिया मैंने अपना मैग्नेटिक डाइपोल, इस पे बना दिया नॉर्थ पोल, इस पे बना दिया साउथ पोल, इसको डिविएट करवाया। तो ये लो, इसको थोड़ा सा डिविएट करवा, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। हम जानते हैं डिविएट करवाते ही, जैसे ही डिविएट कराऊंगा कपल जनरेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नॉर्थ पे फोर्स लगेगा आगे, ये मैग्नेटिक फील्ड थी, और साउथ पे फोर्स लगेगा पीछे, ये मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कपल जनरेट हो रहा है। तो रोटेशन कैसा आ रहा है? रोटेशन आ रहा है क्लॉकवाइज। रोटेशन कैसा आ रहा है? क्लॉकवाइज। अरे क्लॉकवाइज रोटेशन पहले जैसा पड़ा था घूम के वापस वैसे ही आ जाएगा। इसका मतलब कैसा इक्विलिब्रियम है? ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है। कैसा इक्विलिब्रियम है? स्टेबल। बेटा स्टेबल इक्विलिब्रियम की खास बात ये होती है एनर्जी मिनिमम रहती है। कितनी रहती है बात करेंगे, लेकिन स्टेबल इक्विलिब्रियम की सबसे खास बात ये रहती है दैट द एनर्जी ऑफ द ओरिएंटेशन, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ओरिएंटेशन इज मिनिमम। पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात आपने सेकंड चैप्टर में जरूर करी होगी कि डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी कैसे रहती है, स्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो यहाँ पर अभी पोटेंशियल एनर्जी के बारे में कॉन्सेप्ट बात करेंगे, पहले स्टेबल अनस्टेबल देख लेते। अब अनस्टेबल की बात करते हैं। ये चलो इसको हटाते हैं। बनाओ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ये लो बना दी। बनाओ मैग्नेट, ये डिस्प्लेस कराओ, इसे डिस्प्लेस करा दिया, थोड़ा सा डिस्प्लेस करा दिया किसी एंगल से। ये नॉर्थ ऊपर चला गया, साउथ नीचे आ गया। ये साउथ नीचे आती तो इस पे फोर्स लगा पीछे की तरफ, और ये नॉर्थ ऊपर जाती इस पे फोर्स लगा आगे की तरफ। रोटेशन कैसा आएगा? अभी भी क्लॉकवाइज ही आएगा। अरे क्लॉकवाइज रोटेशन आएगा तो क्या ये वापस अपनी ओरिजिनल ओरिएंटेशन को रीगेन कर पाएगा क्या? मैं बोलूंगा नहीं। क्यों नहीं? अरे यार, अरे जैसे ही इसको डिस्प्लेस किया तो घूम के पूरा उल्टा नहीं हो जाएगा? उल्टा हो गया, इसका मतलब ये यहाँ पर अनस्टेबल था। अनस्टेबल कोई कब होता है? आप खुद सोचो, कोई रेस्टलेस कब फील करेगा? आप खुद सोचो, कोई अनस्टेबल कब फील करेगा? अनस्टेबल कब फील करता है? जब एनर्जी बहुत ज्यादा है, तो इधर उधर भाग रहा है, तब वो अपना रेस्टलेस फील करता है, अनस्टेबल फील करता है। तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में इसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम रहेगी। ठीक है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगी? मैक्सिमम। अरे कितनी वैल्यू रहती है वो अभी नहीं मतलब, अपन कितनी वैल्यू रहती है उसकी मतलब अभी नहीं है, पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे वहां देख लेंगे। लेकिन इतना अभी याद रखना है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम में पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम रहेगी। कितनी रहेगी बाद में देखेंगे। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम रहेगी। कितनी रहेंगी वो भी बाद में। बताइए सबको ये चीज क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही? यस, रेज हैंड्स। पहले देखा किस तरीके से फोर्स लगेगा, फिर स्टेबल इक्विलिब्रियम एंड देन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अब कोई आपसे पूछ ले कि सर बता दो टॉर्क कितना होगा, तो टॉर्क होगा m क्रॉस b। ये m क्या है? ये डाइपोल मोमेंट है, पोल स्ट्रेंथ नहीं है, ये डाइपोल मोमेंट है। तो डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू m इंटू 2l। यहां पर ये जो स्मॉल m है ये पोल स्ट्रेंथ है। ठीक है, तो ये चीज अपन ने आज की क्लास में देखी है। किसी को इस चीज में डाउट है तो फटाफट हैंड रेज करें। Anybody is having any doubt regarding this topic? इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो हैंड रेज करके बताइए। नहीं है तो आगे चलते हैं। तुम्हें एक चीज याद दिलाता हूँ, मजे की बात पता है क्या? मजेदार बात, तुम्हारे इस बार टर्म फर्स्ट में डेरिवेशन नहीं है, और सारे डेरिवेशन वाले चैप्टर ना चले गए टर्म फर्स्ट। बहुत बढ़िया हो गया तुम लोगों के साथ। ऐसा समझो, इससे बढ़िया चांस तुम्हें मिल नहीं सकता, इससे बढ़िया चांस तुम्हें नहीं मिल सकता। तुम्हें क्या, किसी को नहीं मिल सकता। डेरिवेशन पढ़ना ही नहीं है, आप ऑब्जेक्टिव की तैयारी करिए। बोर्ड ने आप लोगों के लिए पेपर को आसान बना दिया है। चलिए तो हटाते हैं अब इस चीज को। अब देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। उससे पहले
मैं अनम्यूट की फैसिलिटी दे रहा हूं आपको। उससे पहले मुझे आप लोग ये बताइए कि व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता था पॉइंट चार्ज के लिए, बताओ। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है पॉइंट चार्ज का? यस आयुष टीचर, अनम्यूट करो, बताओ, अनम्यूट कर सकते हो खुद ही। Sir, electric field is a area around a charge in which its effect can be felt. बिल्कुल सही बात है, परफेक्ट। फॉर्मूला क्या होता था पॉइंट चार्ज का? K Q square by R. क्यू स्क्वायर। Is the electric field का नहीं सर ये इलेक्ट्रिक फील्ड K Q upon R square. के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, बिल्कुल सही है, परफेक्ट है, परफेक्ट आंसर। देखिए, एक पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला निकालते थे तो बनता था के क्यू बाय आर स्क्वायर, ये बनता था, ठीक है, के क्यू बाय आर स्क्वायर। फोर्स का फॉर्मूला क्या बनता था पॉइंट चार्ज के लिए? तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। यहाँ पे भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख लो, तो यहाँ पे भी लिख लो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसको जब हम मैग्नेटिज्म में देखा तो 1/एप्सिलॉन नॉट को म्यू नॉट कर दिया अपन ने, और नीचे आ गया 4 पाई Q1 Q2 की जगह हमने कर दिया M1 M2, और यहाँ आ गया आर स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। ये कूलम्ब्स लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म हो गया। वही चीज यहाँ पर भी करते हैं, 1/एप्सिलॉन नॉट को हम कर देंगे म्यू नॉट, 1/एप्सिलॉन नॉट को क्या कर देंगे म्यू नॉट, ठीक है, अपॉन 4 पाई वैसे ही रहने दो, क्यू की जगह m कर दो, नीचे आर स्क्वायर कर दो, ये बन गया मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड। तो एक मैग्नेटिक पोल की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड रहता है? तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन आर स्क्वायर। सर कैसे निकाला? कुछ नहीं, लॉजिकली कॉमन सेंस से निकाला। ये पता था इससे ये निकला, ये पता है इससे ये निकला। अगर मुझे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले सारे फॉर्मूले याद है तो मैं बड़े आराम से ये चीज कर सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। मजे की बात ये है डायपोल तक एग्जाम में है, डायपोल के बाद एग्जाम में नहीं है, ठीक है। डायपोल तक एग्जाम में है तो डायपोल ही पढ़ रहे हैं अपन। हालांकि डायपोल के बाद वाला अड़ंगा भी तो मैं क्लास के अंदर तो कराऊंगा ही, ठीक है, क्लास के अंदर अपन डायपोल के बाद वाला अड़ंगा भी पढ़ेंगे। लेकिन अभी सिर्फ इतना याद रखिए कि अब दोनों फॉर्मूलों को कैसे याद रखना है। यहाँ पर अपन ने 1/एप्सिलॉन नॉट को म्यू नॉट कर दिया, यहाँ पर अपन ने 1/एप्सिलॉन नॉट को म्यू नॉट कर दिया, चार्ज को m1 m2 से बदल दिया, यहाँ पर एक ही चार्ज था m से बदल दिया, आर स्क्वायर वैसा था। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि क्या कूलम्ब्स लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है क्या? तो बिल्कुल करता है, ये देखो दिख रहा है 1/r स्क्वायर के डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल, आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, दैट मींस इट इज फॉलोइंग द इनवर्स स्क्वायर लॉ, दैट मींस इट इज फॉलोइंग द इनवर्स स्क्वायर लॉ, नो प्रॉब्लम इन इट। बड़ा सिंपल सिंपल सी चीजें याद रखनी है इसके बारे में। इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करेगा कि नहीं करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, ठीक है। अब मैं आपसे एक और सवाल पूछता हूँ, ऐसा आपने कोई एक स्ट्रक्चर देखा होगा, ये देखा पॉजिटिव चार्ज, ये देखा नेगेटिव चार्ज, एक एक्सियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी और एक इक्वेटोरियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी और एक कहीं पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी, याद है कि नहीं? 3 पोजीशंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर। यहाँ पर फॉर्मूला निकलता है, मैं बताता हूँ, देखो के पी बाय आर क्यूब, ठीक है, यहाँ पर 2 kp बाय आर क्यूब। याद आ रहा है किसी को ऐसा कुछ? फटाफट बताइए। यस फास्ट एवरीवन, क्या ऐसा कुछ याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यहाँ पर भी फॉर्मूला होता था इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी थीटा एंगल पे निकालते थे, ये 3 फॉर्मूले पढ़ते थे वहां पर। इसके लिए डाइपोल के लिए एक्सियल, इक्वेटोरियल, एग्जैक्ट सेम यहाँ पर भी पढ़ाऊंगा, एग्जैक्ट सेम यहाँ पर भी पढ़ाऊंगा, ध्यान से देखिए, ठीक है, एग्जैक्ट सेम यहाँ पर भी देखेंगे, कैसे देखो ध्यान से। एग्जैक्ट सेम यहाँ पर कैसे है भाई?
ये तो बात हो गई इलेक्ट्रिक डाइपोल की, लेकिन मैग्नेटिक भी तो डाइपोल होता है। ये लो, नॉर्थ होता है, साउथ होता है, नॉर्थ होता है और साउथ होता है। इसका ये लो और ये लो, एक दिख रही है मैग्नेटिक इक्वेटर एग्जाम में। हाँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अरे मैग्नेटिक इक्वेटर क्या होता है? ये लो, मैग्नेटिक इक्वेटर लिखा सबसे पहले मैंने। फिर मैंने ये जो लाइन बनाई इसको बोला मैग्नेटिक एक्सिस। अरे बहुत जरूरी है। मैग्नेटिक इक्वेटर क्या होता है? जो लाइन ज्वाइनिंग दी टू पोल्स है उसके मिड पॉइंट से जो परपेंडिकुलर लाइन होगी उसको मैग्नेटिक इक्वेटर कहेंगे, और जो लाइन ज्वाइनिंग द टू पोल्स है उसको क्या कहेंगे? मैग्नेटिक एक्सिस कहेंगे। याद रखना है। सरल भाषा में देखें तो ये बन गया इक्वेटोरियल प्लेन और ये बन गया एक्सियल। ये सरल भाषा की बात है। सरल भाषा मतलब एकदम इजी शब्दों में, वो एक्सियल है, इक्वेटोरियल। लेकिन डिफिकल्ट शब्दों में क्या होगा? तो डिफिकल्ट शब्दों में देखें तो ये मैग्नेटिक इक्वेटर और मैग्नेटिक एक्सिस। क्यों करना था ऐसा? क्यों इसलिए किया ताकि कंफ्यूजन ना हो। इलेक्ट्रोस्टैट्स में भी यही चीज पढ़ते हैं, यहाँ पे भी यही चीज पढ़ते हैं, दोनों के बीच में कंफ्यूजन हो सकता था, इसलिए हमने क्या कर दिया, दोनों को अलग अलग नाम से ही मान लिया। सभी जानते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए एक्सियल पोजीशन पे देखूंगा तो ये रही मेरी एक्सियल पोजीशन। यहां पर भी कुछ मैग्नेटिक फील्ड आएगा डाइपोल की वजह से, यहाँ पे भी कुछ मैग्नेटिक फील्ड आएगा डाइपोल की वजह से। एग्जैक्ट सेम फॉर्मूला बनता है, एग्जैक्ट सेम फॉर्मूला बनता है, बता देता हूँ। देखो 2 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन r क्यूब। कहां से पता चला? यहां से पता चला। एग्जैक्ट सेम फॉर्मूला बनता है। कैसे डायरेक्ट करते हैं बाद में बात करेंगे, कल की क्लास में, आज टाइम नहीं है। आज सिर्फ बस देख रहे हैं कि क्या सिमिलैरिटीज हैं दोनों को। ऐसे ही इक्वेटोरियल प्लेन पे जाऊंगा तो यहाँ पर भी मुझे सेम फॉर्मूला दिख जाएगा। कौन सा फॉर्मूला? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन r क्यूब। अरे बहुत भयंकर चीज है ये, बहुत ही आसान चीज है। लॉजिक समझना बहुत जरूरी है इसके। दोनों के दोनों चीजें साइड बाय साइड चलती हैं। इलेक्ट्रोस्टैट्स अगर याद है तो मैग्नेटोस्टैट्स भी ऑटोमेटिक याद। किस तरीके से फॉर्मूले को बदलना है, क्या लॉजिक लगाना है, बस वो पढ़ना है। डेरिवेशन पढ़ के क्या मतलब है? डेरिवेशन वगैरह सब पढ़ लिए, और अगर डेरिवेशन पढ़ा भी दूंगा तो एग्जाम में तो आएगा नहीं। अपन तो क्वेश्चन पे फोकस करेंगे, क्वेश्चन कैसा आएगा। फटाफट बताइए, सबको क्लियर है कि नहीं है? यस। आज की क्लास सबको क्लियर हुई कि नहीं हुई? हैंड रेज करके बताओ, फिर अपन खत्म करते हैं, कल इसका डेरिवेशन भी कर लेंगे। चलिए बहुत बेहतरीन।